यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमारी PT 365 की कल्चर या संस्कृति की जो मैगजीन है, ठीक है। तो यहाँ से जो मैं टॉपिक डिस्कस कर चुका था आपको, ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था आपके 4 नंबर तक, जो व्यक्तित्व थे यहाँ तक मैंने आपको यहाँ पर करा दिया था, ठीक है, पार्ट 2 में, राइट। पार्ट 1 में आपका फर्स्ट से सेकंड हुआ था, सेकंड में आपका हुआ था 3 और 4। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3, ठीक है। तो इसमें रहेगा हमारा जो पुरस्कार जितने रहेंगे, है ना, और उसके बाद जो यहाँ पर हमारा रहेगा जो सुर्खियों में हमारी जनजातियाँ रही हैं, वो सब यहाँ पर हम पार्ट 3 में इसको कवर करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टॉपिक हमारा पहला है पुरस्कार और सम्मान, यहाँ पर जो सम्मान होगा वो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इसमें देखते हैं भारत रत्न, राइट। तो 5.1 से स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे है भारत रत्न, इसको याद देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या भी जो हमारे PV नरसिम्हा है, राव चौधरी और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह यहाँ पर है, इनको समय स्वामीनाथन, लालकृष्ण अडवाणी और कर्पूरी जो ठाकुर है, इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न से यहाँ पर सम्मानित किया गया है, राइट। भारत रत्न के बारे में यहाँ पर बोल रखा है, इसी भारत के राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तियों को किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। नाम की सिफारिश किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी व्यक्ति को ये सम्मान देने की सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है। गौरतलब यहाँ पर है कि जो औपचारिक सिफारिश है उसकी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है, इसका नाम करने की सिफारिश जो होती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो स्टेटमेंट में देखें, ठीक है। भारत रत्न के बारे में आपको विचार करना है और यहाँ पर स्टेटमेंट ये पूछ सकता है। सम्मान क्या है? भारत रत्न प्राप्तकर्ता के सम्मान के रूप में एक पदक और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक जो हमारी मानद सनद, जो हमारी प्रमाण पत्र है, जो हमारा सर्टिफिकेट है, वो दिया जाता है। इस सम्मान के तहत किसी प्रकार की मौद्रिक राशि यहाँ पर नहीं दी जाती है, याद रखना है। और स्थापना भारत रत्न इस जो हमारा सम्मान है, इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्होंने यहाँ पर की थी, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगला है स्थापना, यहाँ पे देख लिया मैंने। उसके बाद विनिमन, जिसका संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार इस सम्मान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे उपाधि के रूप में भारत रत्न शब्दावली नहीं जोड़ सकता है, याद रखना है। यह नहीं कि आपका नाम अगर आपको मिला तो लिख दो भारत रत्न, अपना नाम लिखो, ब्रैकेट में लिख दो भारत रत्न, मतलब ये विजेता है, तो ऐसा आप यहाँ नहीं कर सकते हो, ठीक है। हालांकि सम्मान प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, आपका जो लेटर हेड आदि राष्ट्रपति द्वारा सम्मान के जो सम्मानित होते हैं, यह भारत रत्न सम्मान प्राप्त करता है, उसके शब्दावली का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आपको भारत रत्न मिला, ठीक है, तो क्या आप विजिटिंग कार्ड में अपन दिखा सकते हो कि हमको यहाँ पर इतना टाइम पर ये मिला हुआ था, ठीक है। यहाँ पर दिखा सकते हो कोई लेटर आपका है, कोई जॉब करते हो, लेटर आपका बनता है, तो वहाँ पर आप लेटर में भी लिख सकते हो कि प्राप्त करता है भारत रत्न प्राप्त करता है, ऐसे करके यहाँ पर अपना जो मिला हुआ है उसको यहाँ पर यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले आरंभिक व्यक्ति, पहली बार ये सम्मान 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन के यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। ये सम्मान दूसरे देशों के नागरिकों को भी यहाँ पर दिया जाता है, राइट। मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला जैसे जो विदेशी थे, इनको भारत रत्न से सम्मानित यहाँ पर किया जा चुका है, ठीक है। आपसे बोलेगा इनमें से अभी आज तक जो कभी ये विदेशी लोग हैं उनको भारत रत्न के सम्मान यहाँ पर नहीं सम्मानित किया गया। यह बोल देगा कि जो नेल्सन मंडेला है इनको ही सबसे पहला भारत रत्न यहाँ पर दिया गया था, इससे पहले अभी तक किसी को नहीं दिया गया। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। आगे अन्य संबंधित तथ्य यहाँ पर आरंभ में ये सम्मान व्यक्ति मरणोपरांत नहीं दिया गया था। आरंभ में क्या था, स्टार्टिंग में हमारा जो सम्मान जो था व्यक्ति के मरणोपरांत नहीं दिया था, लेकिन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को ये सम्मान उनकी मृत्यु के उपरांत यहाँ पर दिया गया। तब से क्या मरणोपरांत व्यक्तियों को यहाँ पर यह सम्मान दिया जाने लगा है, राइट। 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान दिया गया था। वे ये सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और प्रथम खिलाड़ी भी थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे ये, ठीक है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 पुरस्कार यहाँ पर दिया सकते हैं। हालांकि अपवाद है कि अपवाद स्वरूप यहाँ पर 2024 और 1999 के अनुसार 5 और 4 व्यक्तियों को यहाँ पर भारत रत्न यहाँ पर प्राप्त हुए थे, राइट। तो आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं। भारत रत्न का डिजाइन जो हमारा पदक का डिजाइन, इसका आकार, लेख और दूसरा भाग क्या है, ठीक है। सामग्री क्या होती है इसकी, ये सब यहाँ पर कुछ नहीं पूछता है। स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं ऐसे कि इसका जो लेख है वो क्या है, अब किससे डिजाइन किया था, कौन से पत्ते पर डिजाइन किया था, तो वो चीज़ आपको इसके लिए देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, क्या है ये, राइट। आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर करना है आपको तो यहाँ से आकार, लेख सीधा सा लिखो भारत रत्न, इसका आकार ऐसे डालो यहाँ पर आकार, ठीक है। सेकेंड नंबर पर दूसरा भाग में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सामग्री क्या होती है, इस सामग्री में यहाँ पर नीचे लिख लो, आकार में लिख लो, और जो आपका लेख है इसमें ये लिख लो, ठीक है। और क्या निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे लिखो निर्माण, और इसके साइड में ऐसे करके लिख लो। तो ऐसा करके पूरा बना सकते हो ये, तो दूर से आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या है, ठीक है। आगे नोबेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं इसको। श्रेणी और यहाँ पर पुरस्कार देने वाली यहाँ पर संस्था, राइट। देखो इसमें क्या है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, चिकित्सा या शांति। तो इसमें क्या नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दे सकते हैं इतनी श्रेणियों में, ठीक है। श्रेणी हमारी पूछ सकता है कि किन के श्रेणी में यहाँ पर दे सकता है, या बोलेगा कि अभी तक जो साहित्य है उसके क्षेत्र में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, या कुछ ऐसे करके स्टेटमेंट यहाँ से बना सकता है इनको लेकर, ठीक है। आगे देखते हैं।
पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी होती है? यहाँ पर पुरस्कार देने वाली संस्था हमारी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ठीक है, स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन, और जो आपका कोरिलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली स्टॉकहोम स्वीडन, यहाँ पर नॉर्वेजियन जो आपके नोबेल कमेटी, ये सब यहाँ पर क्या इसके जो पुरस्कार देने वाली संस्थाएं ये सब इसको देते हैं, ठीक है। अगला है पुरस्कार विजेता को क्या मिलता है। जो पुरस्कार विजेता है इनको क्या मिलेगा? इनको नोबेल डिप्लोमा, विशिष्ट कलात्मक प्रस्तुति, नोबेल मेडल मिलेगा, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की वहाँ पर पुरस्कार राशि दी जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार में 2024 के बारे में दे रखा है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनकी प्रमुख कृति पर दिया गया। कौन सी? द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स ऑफ, और यहाँ पर ग्रीक लेंसस, इसके यहाँ पर लेकर ये जो कृति थी यहाँ पर इसे हिंदी को लेकर यहाँ पर नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया था। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार जो हमारा शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडाक्यो को यहाँ पर दिया गया था। इनके प्रमुख कार्य क्या थे? इनके परमाणु हथियार से मुक्त जो हमारी विश्व बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। अन्य नोबेल पुरस्कार संबंधित हमारे पीटी डॉक्यूमेंट्स है उसमें कवर किए गए, ठीक है, जो पीटी मैगजीन उसमें यहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर दिए गए, राइट। बाकी अन्य के बारे में और जानना नहीं, क्योंकि जितना हमारे न्यूज़ में है करंट में उतनी चीज़ आपको लेके पढ़ना है, ठीक है। बाकी और पढ़ना तो इस वजह से आपको उन्होंने दे दिया है। और यहाँ पर देखो ऑल इंडिया ओपन टेस्ट है विजन का, होने वाला है 9 फरवरी को, ठीक है। ऑनलाइन ही होगा सिर्फ, और ऑफलाइन यहाँ पर पहले ऑफलाइन भी होता था बट अब ऑफलाइन मोड नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन है। और इसका टेस्ट एकदम फ्री होता है, ठीक है, कोई यहाँ पर पैसे कोई पे आपको नहीं करना है। सीधा सा विजन आईएएस के साइट में जाके आप पर विजन आईएएस ऑल इंडिया ओपन टेस्ट ऐसा लिखोगे गूगल पे तो आपको पहली साइट आएगी। पहली साइट जो आएगी वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और कैसे आपको पता चला वो सब आपको यहाँ पर करके अपना फॉर्म सबमिट करना है और 9 तारीख को अपना पेपर दे देना है, ठीक है। अगला है हमारा 5.3 नंबर टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण सम्मान जो है इसमें पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार के बारे में सर्वोच्च हमारा भारत के सर्वोच्च सम्मान नागरिकों जो सम्मान है उसमें से एक है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। इसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है, ठीक है। ये पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियाँ होती हैं, जैसे कि एक का पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, राइट। ये हमारा पद्म श्री जो विशिष्टता के लिए आता है, और पद्म भूषण हमारे उच्च स्तर की जो विशिष्ट सेवा उसके लिए, और पद्म विभूषण साधारण जो हमारे असाधारण जो विशिष्ट सेवाएं उसके लिए देते हैं, राइट। ये पुरस्कार कला, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा और खेल जैसे अलग अलग जो क्षेत्र है उसके तहत यहाँ पर दिए जाते हैं। आमतौर पर ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये हमारे जो पुरस्कार है मरणोपरांत नहीं दिए जाएंगे, जबकि हमारा भारत रत्न जो होता है वो मरणोपरांत यहाँ पर दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत रत्न और यहाँ पर जो हमारे पद्म पुरस्कार है इसके बारे में विचार करना है, तो बोलेगा भारत रत्न हमारा मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ठीक है, जबकि जो पद्म विभूषण है हमारे और ये जो पुरस्कार है हमारे ये क्या है, ये मरणोपरांत दिए जाते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा, जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखना है ये। हालांकि अत्यधिक योग्य होने की स्थिति में सरकार व्यक्ति को मरणोपरांत देने की घोषणा कर सकती है। ऐसा कुछ यहाँ पर लिया नहीं कि ऐसा है, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो वो ऐसा कर सकती है, राइट। यह पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है, इसलिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस पुरस्कार को अपने नाम के आगे अंत में उपाधि के रूप में यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकता है। वहाँ पे भी क्या था, वहाँ पे भी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे भी नहीं कर सकता है, राइट। जो भारत रत्न मैंने आपको बताया था वहाँ पे, ठीक है। आगे है अनुभव पुरस्कार, ठीक है। ये क्या, इसको देखते हैं। यहाँ पे अनुभव पुरस्कार 7वां अनुभव पुरस्कार यहाँ पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में यहाँ पर आयोजित किया गया था। अनुभव पुरस्कार के बारे में ये पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा यहाँ पर जारी किया था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन भी क्रिएट करता हूँ, पहले ये बता देता हूँ। ये अनुभव लेखन अर्थात सेवानिवृत्त जो होने वाले हमारे जो रिटायर होते हैं उनकी केंद्रीय कर्मचारी और जो पेंशन भोगी होते हैं उनके अनुभव पोर्टल पर जो अनुभव उनको साझाकरण करने पर यहाँ पर आधारित होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, रिटायर्ड जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके द्वारा साझा किए गए अनुभव जो है उसके आधार पर भविष्य में सुशासन और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देना, राइट। क्वेश्चन क्या पूछेगा, अनुभव पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। पहला, जो अनुभव पुरस्कार है ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में यहाँ पर आयोजित किया गया था, पहला हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा, ये केवल पेंशन जो भोगी हैं उनके लिए यहाँ पर ऐसा पोर्टल चलाया गया है, ठीक है। क्या होगा, गलत है, क्योंकि हमारे जो सेवानिवृत्त हमारे हो जाएंगे उन सिर्फ उनके लिए जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या हो चुके हैं उन दोनों के लिए, यहाँ पे सिर्फ पेंशन भोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमारा सेकंड गलत हो गया। तीसरा, इसका उद्देश्य बोलेगा कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उनके द्वारा साझे किए गए हमारे अनुभव के आधार पर भविष्य को जो प्रशासन सुधारों को बढ़ावा मिलेगा, तो ये सेकंड हमारा जो अगला रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो कहाँ पर गलत होगा कहाँ पर सही होगा ये आपको याद रखना है। चौथा स्टेटमेंट, ये जो हमारा है अनुभव पुरस्कार है ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो कल्चर है उसके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या गलत हो जाएगा, ये दिया जाता है पेंशन भोगी जो मंत्रालय कल्याण विभाग है उसके द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो देख रहे हो वीज़ा इसका क्लासेस जीटीवी नगर में जो ओपन हुआ है, ठीक है, न्यू ओपन क्लास अभी जो हुआ है यहाँ पर वो है ये, और ये सब पूरा जीटीवी नगर के बारे में यहाँ पर दे रखा है। इनका मेन बिल्डिंग अभी जो न्यू यहाँ पर रेडी हुई है मेन चौराहे पर ये, ठीक है। आप अगर यहाँ पर एंट्री करते हो जीटीवी नगर से तो पहले आपको यहाँ पर दिखेगी, जीटीवी नगर मेट्रो के जस्ट नीचे है, जस्ट ऊपर है। आगे देखते हैं यहाँ से,
आगे है वीरता पुरस्कार। क्या है वीरता पुरस्कार? हमारा राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय जो सशस्त्र पुलिस बल है उसके लिए जवानों के लिए यहाँ पर 103 जो वीरता पुरस्कार उसको यहाँ पर प्रदान करने की मंजूरी दी है। वीरता पुरस्कार के बारे में, वीरता पुरस्कार क्या है? इनका वरीयता का क्रम क्या होता है? एक तो परमवीर चक्र, ठीक है, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, ये हमारी वीरता का क्रम होता है। इन पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, गणतंत्र दिवस अवसर पर और एक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। याद रखना है वीरता पुरस्कार बोलेगा आपसे, ये 3 हमारे जो यहाँ पर 3 जो अवसर होते हैं उस पर दिया जाता है। एक तो आपको बोल देगा गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और बोल देगा आपको गांधी जयंती, ऐसे भी कुछ बोल सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना सिर्फ 2 होंगे ये दोनों, ठीक है। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र में वीर चक्र और की शुरुआत 1950 में यहाँ पर की गई थी। अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की 1952 में यहाँ पर शुरू किए गए थे और 1967 में इनका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र यहाँ पर कर दिया था, ठीक है। क्लास 1 जो थे, क्लास 2 थे, तो इनको यहाँ पर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र का नाम यहाँ पर दे दिया था इसको, राइट। ये हमारे शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 17 पुरस्कार की घोषणा यहाँ पर की गई है, ठीक है। इनको लेकर देखते हैं। ये इन पुरस्कारों में 1954 में क्या स्थापित किया गया था, इन्हें स्टेट अवार्ड्स यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या 17वां जो फिल्म पुरस्कार है इसकी घोषणा कर दी गई है और इसके शुरुआती वर्षों में पुरस्कार 2 राष्ट्रपति स्वर्ण पदक और 2 उत्कृष्ट यहाँ पर जो प्रमाण पत्र होते हैं क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 12 रजत यहाँ पर क्या प्रदान किए जाते थे। इन पुरस्कारों का प्रबंधन 1973 में 1973 में फिल्म समारोह जो निदेशालय है वो यहाँ पर करता है। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया था, जैसे कि फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और आपके सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन। इन 3 श्रेणियों पर जो कैटेगरी होती है इन पर यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है ये, ठीक है। मोस्ट फिल्म जो फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ ये पुरस्कार भारत के उस राज्य को दिया था जिससे फिल्म उद्योग में विकास को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर सहायता प्रदान की है, राइट। आगे देखते हैं, आगे हमारा है यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा स्मारक संग्रहालय स्मृति वन भूकंप स्मारक जो संग्रहालय है यूनेस्को के जो हमारे प्रिक्स वर्साय पुरस्कार उसके लिए यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं पुरस्कार के बारे में। यूनेस्को 2015 में यूनेस्को जो है उसने 2015 से हर साल या प्रतिवर्ष ये पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसके तहत विश्व भर में सबसे बेहतरीन समकालीन जो हमारे विशेषकार हैं, ठीक है, विशेषता हैं, इनको दर्शाने वाले स्थापत्य के यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। श्रेणियाँ क्या होती हैं? इस श्रेणियों को हमारा 24 जो है वैश्विक टाइल्स मतलब 24 जो हमारे टाइल्स में वर्गीकरण करता है, जिन्हें हवाई अड्डे, परिसर, यात्री स्टेशन, खेल संग्रहालय, एम्पोरियम, होटल, इन सभी अपना इसमें शामिल किया जाता है। ये हमारी श्रेणी होगी, इस श्रेणी के तहत यहाँ पर ये प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी जो नीचे है ये कोई खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर इतना नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है अगर पूछेगा तो, वरना क्योंकि पूछेगा इसलिए क्योंकि इसका 10 साल पूरा हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से पूछ सकता है, जैसे कि यूनेस्को का हमारा प्रिक्स जो पुरस्कार उसके बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, ये जो पुरस्कार है ये हमारा जो भारत की 22 भाषाएं हैं उन श्रेणियों के तहत यहाँ पर 22 जो 22 वैश्विक टाइल्स हैं उसके तहत यहाँ पर दिया जाता है, तो क्या गलत है, ये 24 पर, ठीक है। 24 और इसका है इसमें यहाँ पर दे रखा, उसमें यूनेस्को का जो प्रिक्स पुरस्कार वर्साय पुरस्कार है ये हमारा जो स्टार्ट हुआ था 2015 में बोल देगा, है ना, सॉरी 2014 बोल देगा कि ये 2014 में स्टार्ट किया, तो क्या गलत है, ये भी गलत हो गया। और ये हमारा बोला जो 22 जो भाषाएं उसके आधार पर ये वैश्विक टाइल्स के आधार पर 22 जो हमारे यहाँ पर श्रेणी होंगी उन श्रेणियों के तहत दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, कितना 24, ठीक है, याद रखना 24 और ये 2015 याद रखना है, ठीक है। इस यहाँ से क्वेश्चन इतना पूछ सकता है, बाकी इतना हमारा कुछ खास नीचे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, ये देखो ये जो दे रखा है हमारा स्टैटिक पॉइंट, ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के बारे में उत्पत्ति इसी 1972 में आयोजित यूनेस्को के 17वें राष्ट्र जो हमारा 17 उसके दौरान विश्व धरोहर जो हमारी समिति है उसको द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है ना, ठीक है, इसका उद्देश्य होगा विश्वसनीयता, संरक्षण, क्षमता निर्माण और समुदाय संचार। इसका हमारा क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा टॉप 5 जो हमारे CS हैं, ठीक है। 5 CS हमारे क्या होंगे, एक तो हमारी जो विश्वसनीयता होती है, संरक्षण, राइट, कंजर्वेशन, ठीक है, कैपेसिटी जो आपकी यहाँ पर क्षमता होती है इसके निर्माण की, राइट, और आपका कम्युनिकेशन जो आपके संचार होता है, और आपका समुदाय जो कम्युनिटीज़ होती है यहाँ पर वो मुख्य भूमिका क्या होती है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछ सकता है कि जो हमारा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति है उसमें जो 5C हैं, ठीक है, CS इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। आपसे इसके बारे में पूछ सकता है, इसकी कौन सी व्याख्या कर रहा है, तो आपको कुछ यहाँ पर वर्ड चेंज कर सकता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे देखते हैं,
यहाँ पर देखो सदस्य कौन है। सदस्य कन्वेंशन के पक्षकार देशों में 21 प्रतिनिधि यहाँ पर चुने जाते हैं। इन्हें आम सभा द्वारा 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है, याद रखना है। भारत के 2021 से 25 के बीच में विश्व धरोहर समिति का सदस्य यहाँ पर चुना गया है। प्रमुख भागीदार क्या है ये नहीं याद रखना है, सिर्फ इसका जो भारत का सदस्य है और कब हुआ था और कितने लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। और बाकी सी जो 5 उसका मतलब क्या होता है। इसकी स्थापना जो स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय की स्थापना बारे में देखते हैं। स्थापना 2001 में गुजरात के भूकंप पीड़ित याद करने के लिए परिसर संग्रहालय में उद्घाटन 2022 में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। मियावाकी वन दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी वनों में से एक वन इस संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो। आसपास के जो विभिन्न देश जो हमारे वृक्ष हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। जो हमारे मियावाकी वन है ये क्या होते हैं, ये वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी, ठीक है, द्वारा विकसित मियावाकी पद्धति में तेजी से विकास के लिए यहाँ पर जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लगाए जाते हैं। यहाँ से देखेंगे 5.3.6 दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, इसको 2022 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को यहाँ पर दिया गया था। इसके बारे में क्या है देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र के भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है सिनेमा क्षेत्र में। ठीक है, इसे हर साल फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में भारतीय सिनेमा के जनक माने जाने वाले जो दादा साहब फाल्के हैं इनके जन्म शताब्दी के वर्ष के सम्मान में यहाँ पर किया गया था। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 1 स्वर्ण कमल पदक, 1 नगद पुरस्कार, वर्तमान में 10 लाख रुपये यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, कुछ अन्य दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता जैसे सत्यजीत रे 1985 में दिया गया था, अमिताभ बच्चन को 2018 में दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, रजनीकांत को 2021 में, और इनको क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा। दादा साहब फाल्के का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये जो हमारा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये जो सिनेमा जगत है इसका दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला स्टेटमेंट आपका ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से होगा, ये बोलेगा कि ये जो हमारा पुरस्कार है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा है फिल्म इंडस्ट्री उसके तहत यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या गलत है, ये हमारा फिल्म महोत्सव निदेशालय, ठीक है, जो आपका फिल्म महोत्सव निदेशालय उसके द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, इसमें बोलेगा कि जो हमारी जो मैक्सिमम राशि है वो 10,000 रुपये तक है। ठीक है, ये बोल देगा इसकी मैक्सिमम राशि 1 लाख रुपये है, तो क्या वो भी गलत है क्योंकि इसकी राशि मैक्सिमम 10 लाख रुपये है। ठीक है, बोलेगा जो अमिताभ बच्चन है, अगला स्टेटमेंट बोलेगा अमिताभ बच्चन को 2020 में यह पुरस्कार दिया गया था। तो क्या दिया गया था, लेकिन 2020 में नहीं 2018 में दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको कुछ याद रखना है। अगला हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पे हमारी कुछ जनजातियाँ हैं, ठीक है, सुर्खियों में रही जो हमारी कुछ ट्राइब्स हैं, इनको देखते हैं। देखो हमारी जो ट्राइब्स हैं आपका नॉर्थ में, ठीक है, ईस्ट में, राइट, साउथ और वेस्ट जितने भी होंगे, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ साउथ जो भी यहाँ पर दे रखी है पूरे इंडिया की जनजातियाँ, उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। राइट, जैसे कि स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ यहाँ पे दे रखी हैं। आप इसको देखो, इसका आप मैप निकाल के आप इसका स्क्रीनशॉट करके आप सीधा सा प्रिंट निकाल के उसको चिपका सकते हो। तो क्या जितनी जनजातियाँ आपको देखते देखते सब याद हो जाएंगी। राइट, पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ, इसमें हमारी आपातानी जनजाति, ये क्या है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसको देखेंगे यहाँ से। देखो इनके हमारे प्रमुख त्यौहार क्या होते हैं, डी और म्योक। प्रमुख नृत्य क्या होता है, डमिंडा, और ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट जो है क्योंकि ये हमारी यूनेस्को की स्थायी सूची में लिविंग कल्चर जो लैंडस्केप है उसके रूप में यहाँ पर शामिल किया गया, इसलिए हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, आप लिखोगे पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ, उसमें से पहली नंबर की जो हमारी यूनेस्को में अस्थायी रूप से लिविंग कल्चर लैंडस्केप के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी याद हो जाएगी। ठीक है, इस प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के मुख्य आपातानी समुदाय के नाम पर यहाँ पे रखा गया है। 2 बातें आपको सिर्फ इससे याद रखनी है, जो आपातानी जनजाति है ये, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं हम कौन सी है, पूर्वोत्तर भारत की याद रखना है। ठीक है, ये सब पूर्वोत्तर भारत की चल रही है अभी। पोमई नागा जनजाति, ये क्यों हमारा न्यूज़ में, क्योंकि ये पोमई नागा जनजाति है, ये मणिपुर की सबसे पुरानी जनजाति है और नागा जनजातियों में से एक है। मणिपुर की सबसे पुरानी है, पहला पॉइंट है ये हो गया। ये जनजाति मणिपुर नागालैंड में निवास करती है। ठीक है, देखना है आपको। और दूसरा, ये जनजाति के लोग मिट्टी के बर्तन और पुताई जो हमारे पो नामक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। कौन सी जनजाति ऐसी है जो हमारी मिट्टी के बर्तन के जो पुताई उसके नाम पर जाने जाते हैं, तो हमारी हो जाएगी पोमई जनजाति। 2 पॉइंट यहाँ से आपको हो गए। अगला देखते हैं, लुसाई जनजाति, मिजोरम के फोगपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उसमें एक दुर्लभ हमारे परजीवी स्थलीय पादप हैं, इनको लेकर यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं। देखो मिजोरम की जो लुसाई जनजाति है इनके नाम पर इसे रखा गया था। राइट, तो इसको छोड़ देते हैं, ये तो नहीं पूछेगा। लुसाई जनजाति के बारे में इसको देखते हैं। राइट,
इसका मुख्य व्यवसाय झूम और संतरे की खेती, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी हमारी जनजाति जो झूम कृषि और संतरे की खेती के लिए फेमस है? तो लुसाई जनजाति, ऐसे पूछ सकता है। दूसरा, लुसाई हमारी जो है हेड हंटर समुदाय के नाम से भी जानी जाती है। हेड हंटर समुदाय के नाम से इनमें से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो लुसाई जनजाति। आपसे स्टेटमेंट देगा, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। ये देखो, आपको जनजाति के बारे में पूरी कहानी बता देगा, पूछेगा कौन सी जनजाति है ये, ठीक है। ये बोलेगा ये जो जनजाति है ये हमारी झूम की कृषि और संतरे की खेती भी करती है, ठीक है। इनका हेड हंटर समुदाय के नाम से भी इनको जाना जाता है, राइट। और ये बांस नृत्य, चेरो नृत्य इनका लोकप्रिय नृत्य भी है, राइट। मिजोरम के हमारे फोक जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके नाम से भी जानी जाती है। तो ये कौन सी जनजाति है ना, बताना है आपको। तो ये लुसाई जनजाति होगी। सिर्फ 2 पॉइंट मैंने बताया, वो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कोन्याक जनजाति के बारे में, है ना। ये मंगोलाइट, इसको मंगोलाइट वाला नहीं देखना है, इसको हटाना है पॉइंट को। इस जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कौन सी जनजाति जिसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित है? हमारी ये कोन्याक जनजाति, ठीक है। एक पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले वो प्राकृतिक रूप में विविध पूजा करते थे, इस प्रकार वे सर्वमात्मवाद का पालन करते हैं, ठीक है। ईसाई धर्म का इन्होंने सबसे पहले अपनाया था जनजाति ने, कौन सी? कोन्याक जाति ने। बस 2 पॉइंट आपको याद, सब देखो जितने भी जनजाति हैं सबसे एक 2 पॉइंट से भी याद रखना है, ज़्यादा आपको नहीं देखना है, क्योंकि इतना पेपर तक इतनी चीज़ें आप माइंड में नहीं रहेंगी, ठीक है। वो चीज़ किस वजह से आप बनाओ और 2 बातें इसकी लिखो, फिर जनजाति बनाओ, 2 बातें इसकी लिखो, इसमें क्या विशेषता, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला है नीसी जो जनजाति है हमारी, ये सब नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हाल ही में कबक यामू जो हमारे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति, ये पहली महिला बन गई है। ये हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ दी है, ठीक है। इस जनजाति में जो बहुपत्नीत्व विवाह है, ठीक है, जिसका नियम प्रचलित है, ये समुदाय के लोंगोटी का उत्सव के रूप में यहाँ पर मनाता है। ये तो नहीं पूछेगा आपसे, ये पॉइंट नहीं पूछेगा, पहला इंपॉर्टेंट था यहाँ से। और ये पूछ सकता है, इस जनजाति को पहले डफला के नाम से जाना जाता था। ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नरजातीय समुदाय है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश का नरजातीय समुदाय है, इस वजह से यहाँ पर जानी जाती है। तो ये 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, ठीक है। आगे देखते हैं 6ठा नंबर, ब्रू समुदाय में क्या? त्रिपुरा में पहली बार ब्रू समुदाय के लोगों ने लोकसभा चुनाव अपने मताधिकार का प्रयोग किया, इस वजह से क्या न्यूज़ में थी ब्रू समुदाय, ठीक है। तो ब्रू समुदाय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लोकसभा में अपना मताधिकार प्रयोग किया है, ठीक है। ये त्रिपुरा और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में आती हैं, राइट। ये मिजोरम की मिजो जनजाति की जो नृजाति है उनसे भिन्न है थोड़ी सी है, राइट। आगे केंद्र सरकार त्रिपुरा और मिजोरम की सरकार है, इसने ब्रू जो दिव्यांग प्रतिनिधि है उनमें से एक 425 समझौता हस्ताक्षर किए, जिसमें त्रिपुरा के ब्रू शरणार्थी यहाँ पर के रूप में बसने पर सहमति ली थी, ठीक है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ जो हमारा ये पहली बात बताई मैंने आपको, तो ये आपको ये याद रखना है। मिजोरम और कहाँ पर ये जानी जाती है, और लोकसभा में ये पहली बार उन्होंने मत अपना दिया हुआ है, ठीक है। और कहाँ की है, बस इतना 2-3 पॉइंट इसके। तिवा जनजाति क्या है? तिवा जो है हमारी, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की तिवा जनजाति ने अपना महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव यांगली उत्सव मनाया है, ठीक है। कौन सी जनजाति ने हाल ही में अपना यांगली उत्सव मनाया है? तो कौन सी? तिवा जनजाति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट। दूसरा, तिवा जनजाति है ये असम और मेघालय क्षेत्र में निवास करती है। ये तो नहीं याद करना है क्योंकि इतना पॉइंट आप नहीं याद कर पाओगे कौन से स्टेट में, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि ये हमारी जनजाति जो है ये जनजाति हमारी जो है भाषा जो है जिसे लालंग भाषा बोलती है, ठीक है। या तिवा, ये क्या जनजाति में तिवा भाषा बोलती है, इस वजह से तिवा नाम इसको बोलते हैं या तिवा जनजाति बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा पूर्वी भारत की जनजातियाँ, ठीक है। वो नॉर्थ ईस्ट की थी, ये हमारे पूर्वी भारत है, इसको देखते हैं। जिला स्तरीय पर समिति हमारे उड़ीसा के हमारे क्योंझर में रहने वाली जो हमारी जुआंग जनजाति है, इसके लिए पर्यावास यहाँ पर अधिकार प्रदान किया गया इनको, ठीक है। जुआंग जनजाति उड़ीसा के बारे में इसमें देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ पर देखो इतिहास इनका क्या है। यह मूल रूप से समुदाय पटुआ के नाम से जाना जाता है। ये पटुआ नाम दरअसल स्कर्ट की वजह से पत्ती जो होती है वो पारंपरिक पोशाक के कारण यहाँ पर न्यूज़ में आई थी। ये क्या है, जो पत्तियों के हमारे स्कर्ट होती है वो टाइप में यहाँ पर पहनती है। कौन सी जनजाति? ये होती है जुआंग जनजाति, ठीक है। सजावटी कंघियाँ और तंबाकू के डिब्बे बनाने का यहाँ पर काम करती हैं। ये मतलब जो हमारे सजावटी कंघियाँ होती हैं, तंबाकू के डिब्बे, ये सब यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये सब जनजातियाँ ये सब काम करती हैं इसका, राइट। तो हमारा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से लेके। पर्यावरण का अधिकार क्या होता है? इनको अनुसूचित जनजाति और अन्य जो हमारे पारंपरिक वनवासी अधिकार हैं वन अधिकार जो अधिनियम 2006 है उसके तहत उपबंधित यहाँ पर इसे किया गया था। इस कानून को वन अधिकार अधिनियम FRA जो हमारा फॉरेस्ट राइट हमारा एक्ट होता है उसके रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखना है। बाकी 2 हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऊपर के, कहाँ की है और क्या पहनते हैं लोग। और यहाँ पर जो तम्बाकू डिब्बे बना रहे हैं ये लोग, इनको दक्ष, इनको मतलब दक्ष मतलब क्या, इनको मतलब एक तरह दक्षता प्राप्त है, राइट। जैसे इनको यहाँ पर इस चीज़ में फेमस है लोग। आगे देखते हैं, आगे हमारी है मुरिया जनजाति, ठीक है।
इसके बारे में। मुर्य जनजाति हमारी क्या है, देखो ये इस विधि में बीजों के पत्तियों को लपेटा जाता है, बीजों को पत्तियों में लपेटा जाता है और गोलाकार बंडल के रूप में सब कसकर बांधा जाता है और सियाली पत्तियों के साथ इनको बुनते हैं। ठीक है, लाभ क्या है, इनसे क्या लाभ होता है, सब करते हैं तो इससे क्या होता है, ये जो बीज और कीटे हैं उनके कीटों से बचाती है बीजों को। ठीक है, बीजों इनको कीटों से बचाएगी और इसके अंतर्गत बीजों को 5 साल तक संग्रहित करके उपयोग कर सकते हो। ठीक है, ये इनके लाभ होते हैं जो मुर्य जनजाति है सब काम करते हैं। ठीक है, मुर्य जनजाति के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ जो है इसकी गोंड जनजाति के हैं, उसके समुदाय में यहाँ पर राज्य में रहते हैं। ठीक है, इनका संबंध बस्तर मुर्या विद्रोह से यहाँ पर संबंधित होता है। राइट, बस 2 चीज़ यहाँ से याद रखनी है, इसके बारे में किए और ऊपर वाला पॉइंट। आगे देखते हैं, मनकीड़िया जनजाति, ये क्या है, मनकीड़िया जनजाति के बारे में, ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति के रूप में पिविटीजियस जो मादी होती है उसके रूप में यहाँ पर जानी जाती है। ठीक है, ये घुमंतु वर्ग के लोग होते हैं, अर्ध घुमंतु वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है, ये समुदाय बंदरों को पकड़ने तथा छोटे पक्षियों एवं जीव जंतु को जाल में फंसाने की अपनी कुशलता से प्रसिद्ध है ना। ये सब क्या है, इनको फेमस है, मतलब ये सब अपना काम करते हैं, जाल में जो बंदर हैं, जो छोटे पक्षी, उनको यहाँ पर अपने जाल में फंसाना। राइट, ये जनजाति पत्तों से बनी जो गुम्बदाकार झोपड़ी उसमें रहते हैं, जिन्हें कुंभ कहा जाता है। ठीक है, अब से बोलेगा, क्वेश्चन को पूछ सकता है, कुंभ का न्यूज़ में चल रहा है तो बोलेगा कुंभ क्या है। कुंभ यहाँ पर एक जनजाति है। ठीक है, यह कुंभ हमारा एक जो उड़ीसा की कोई जनजाति है जो यहाँ पर गुम्बदाकार झोपड़ी में बनी हुई आकृति, इसको कुंभ कहते हैं, है ना। ये कुंभ हमारा भारत जो मेला है वो लगता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे दे सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। आस्ट्रो जो हमारे एशियाई भाषा के समूह की जो मुंडा शाखा है उससे संबंधित होती हैं, ये कुछ खास नहीं, एक कुंभ याद रख लेना है। और यहाँ पर प्यूबर्टी इसमें शामिल होती है और ये इनका घुमंतु वर्ग होता है और ये पक्षियों को जो फंसाते हैं और इनको इसीलिए फेमस है। ठीक है, तो ये हमारा ये याद रखना है ऐसे करके। देखो इनको लिख के अगर आप एक बार चिपका दोगे और चलते फिरते आप इनको देखते रहोगे एक बार, ठीक है, तो अपने आप ये सब याद हो जाएंगे कौन क्या करता था। राइट, ऊपर ये जरूर लिख देना कि कहाँ की है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया उत्तर पश्चिम या नॉर्थ ईस्ट, है ना, ईस्ट की, तो ये चीज़ आप याद रख लेना लिखने के लिए। दक्षिण भारत की जनजातियाँ, ठीक है, सोलिगा जनजाति, ये क्या होती है, देखो सोलिगा जनजाति हमारे दक्षिण की जनजातियाँ, इनमें ये क्या है, खेती और शिकार करती हैं। पहली बात तो ये रोटी हब्बा, होसा, राबी हब्बा, मारी हब्बा और गोरी हब्बा आदि इनके क्या त्यौहार होते हैं। आपसे बोलेगा रोटी हब्बा ये क्या है, ठीक है, ये किस जनजाति का त्यौहार है, या पे बोलेगा उत्तर जो में जनजाति रहती है उनकी, पूर्व में रहती है उनकी, है ना, या पश्चिम में रहती है, ये किसी का नाम दे देगा पर्टिकुलर, ये सोलिगा जनजाति, इनमें से कौन सी जनजाति का हमारा जो मोटी हब्बा, आपका गोरी हब्बा और होसा भी इनका त्यौहार है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अन्य जानकारियाँ, जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों में सोलिगा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। ये सोलिगा एक निराटा का नाम से सोलिगा समुदाय यहाँ पर रखा गया था, ये कुछ खास नहीं है, ये नहीं पूछेगा आपसे। सोलिगा जो वस्तुतः टाइगर रिजर्व के अंदर रहने वाला पहला ऐसा आदिवासी समुदाय है जिससे 2011 में वन पर कानून अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया था। एक ये पॉइंट और एक आपका ये पॉइंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये और कुछ नहीं देखना है। कोंडा रेड्डी जनजाति, ये क्या है, कोंडा रेड्डी जनजाति भारतीय लॉरेल वृक्ष से जुड़े अपने स्वदेशी जो ज्ञान है उसको वन अधिकारियों के साथ साझा करते हैं। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। ये आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी के किनारे यहाँ पर पाई जाती है। ये आंध्र प्रदेश का विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। ठीक है, हमारे प्यूबर्टी जो हमारे कमजोर जनजाति समूह है, ये जनजाति पोडू कृषि करती है। कौन सी कृषि करती है, पोडू कृषि करती है। ये एक प्रकार का स्थानांतरण कृषि है, इंपॉर्टेंट है। हमें से बोलेगा इनमें से कौन सी हमारी स्थानांतरण कृषि नहीं है। ठीक है, आपको देगा पोडू कृषि, ये कृषि वो कृषि से करके दे देगा, तो पोडू कृषि बोलेगा, आप सोचोगे पोडू कृषि कुछ नया है, तो ये तो होगा नहीं, तो क्या ये होगा पोडू कृषि जो हमारी ये स्थानांतरण कृषि है। ठीक है, याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से। ठीक है, और ये बोलेगा पोडू कृषि किस जनजाति द्वारा यहाँ पर की जाती है, ये कहाँ पर की जाती है, उत्तर में, नॉर्थ में, साउथ में, है ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय लॉरेल टर्मिनलिया टोमेंस्टोसा वृक्ष के बारे में, ये एक प्रकार का पर्णपाती वृक्ष है। ये 30 मीटर तक बढ़ सकता है। ठीक है, ग्रीष्मकाल के दौरान ये अपने तने में जल संचित होने के कारण यहाँ पर ये जनाया था। ठीक है, रक्तस्राव और जो हमारा अल्सर फ्रैक्चर है इन सब के उपचार के में इस पेड़ की छाल के पत्तों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ये वृक्ष के बारे में यहाँ पर दे दिया उन्होंने। राइट, ये इंडियन सिल्वर ओक के नाम से भी यहाँ पर जाना था। इसकी लकड़ी व्यावसायिक मूल्य यहाँ पर बहुत अधिक है। जो हमारा देखेंगे, इसको खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो क्या इसका व्यावसायिक जो मूल्य होगा, रेट होगा, वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारी जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्योंकि बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए, याद रखना है आपको ये। इरूला जनजाति, ठीक है, इरूला देखते हैं।
इरूला जनजाति के लोग कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी जनजाति सांप का विष से निकालने के लिए और बेचने के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, इरूला समुदाय के लोग भारत में एंटीडॉट्स के लिए यहाँ पर उपयोग किए जाने वाले जो हमारे भारत के लगभग 80% विष की आपूर्ति करके यहाँ पर स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इरूला जनजाति के बारे में, ये जनजाति तमिलनाडु के जो हमारे पीवीटीजीएस ग्रुप है उसमें से एक मानी जाती है। ठीक है, ये तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में रहती है। पूर्वज जो थे उनके पूजा उनके जीवन में विशेष महत्व थी। ठीक है, पूर्वज पूजा को इनके जीवन में महत्वपूर्ण थी। ये जनजाति कर्नाटक केरल में निवास करती है। ठीक है, और इरूला भारत के सबसे प्राचीन आदिवासी समुदाय में से एक है, ये याद रखना है। प्राचीन समुदाय जो हमारा उससे एक है। और नेग्रिटो जो हमारी प्रजाति है अफ्रीका से विस्थापित हुई थी, जो ये यहाँ पर से बताता है कि इरूला भाषा बोलते हैं और ये तमिल में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट सिर्फ याद रखने, हमारे पीवीटीजीएस ग्रुप में शामिल होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये सबसे प्राचीन आदिवासी समुदायों में से एक मानी जाती है। अगला देखते हैं, कोया जनजाति। आंध्र प्रदेश में महुआ शराब पर स्पेशल एनफोर्समेंट के ब्यूरो जो छापे थे उसमें जो जाती है यहाँ पर निशाना बनाया गया था। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों इसको देखते हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। इस वृक्ष को कोया जनजाति पवित्र मानी जाती है। इसके फूलों का उपयोग करके शराब यहाँ पर बनाया जाता है। एक ये पॉइंट जो मैंने ऊपर बताया जनजाति का, और दूसरा ये अभी तक के 2 सिर्फ ये हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो इस बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जो ऊपर बताया मैंने आपको, है ना, जो ऊपर मैंने अभी डिस्कस किया जस्ट पहले, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला, एक पॉइंट ये वाला कोया जनजाति के बारे में, ये दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो उष्णकटिबंधीय के बारे में वृक्ष के बारे में बात हो रही है। महुआ, महुआ क्या आपसे बोलेगा इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय वृक्ष नहीं है। ठीक है, महुआ दे देगा, और चीड़ साल सागौनी सब आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा उष्णकटिबंधीय है, या फिर बोल देगा महुआ के वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, महुआ हमारी एक शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। दूसरा, इस वृक्ष की, ये बोलेगा इस वृक्ष को जो कोया जनजाति है वो पवित्र मानती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट है। ऊपर क्या था, उष्णकटिबंधीय था, शीतोष्ण नहीं होगा। ठीक है, इसके फूलों का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। कोया जनजाति के बारे में, इसका निवास स्थान ये गोदावरी जिले के आंध्र प्रदेश के उत्तर की ओर मलकानगिरी जिले हैं, उसमें उड़ीसा में निवास करने वाले यहाँ पर जो वन है उसमें रहते हैं। ठीक है, इनका व्यवसाय क्या है, परंपरागत रूप से कोया चरवाहे स्थानांतरित कर सकते हैं। ये हालांकि अब उन्होंने स्थायी खेती करना शुरू कर दिया है। ठीक है, संस्कृति क्या है, इनकी कोया भाषा बोलते हैं, और जो द्रविड़ भाषा परिवार उससे यह संबंधित है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट हमारा कोया जनजाति। आगे देखते हैं, आगे है जेनु कुरुबा जनजाति। राइट, हाल ही में पश्चिमी घाट में रहने वाली जेनु कुरुबा जनजाति सुर्खियों में रही है, क्योंकि जेनु कुरुबा जनजाति के बारे में भौगोलिक निवास इनका, ये हमारे हादी नामक छोटी बस्ती में रहती है। ये मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में निवास करती है। इस समुदाय के लोग नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जैसे वनों में भी निवास करते हैं। ठीक है, इनमें से बोलेगा कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सी जनजाति यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, या फिर नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, आपके 2 नेशनल पार्क यहाँ पे न्यूज़ में आ गए, जो टाइगर रिजर्व हमारे न्यूज़ में आ गए, तो ये दोनों टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा डीप जाके, नागरहोल और बांदीपुर। ठीक है, आगे देखते हैं, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियां, ये पारंपरिक रूप से शहर एकत्रित करने के लिए विख्यात है, जो हमारे गौड़ वनोपज के लिए एकत्र करती है। ठीक है, भाषा क्या है इनकी, ये जनजाति जेनु नदी भाषा बोलती है। ये भाषा कन्नड़ के समान है। ठीक है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है शहर एकत्रित करने के लिए। देखो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऊपर के दोनों पॉइंट, ये चीज़ एक ये और थोड़ा सा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइगर रिजर्व यहाँ पर आ गया है, इस वजह से न्यूज़ में बन गई है ये। उत्तर पश्चिम भारत की जनजातियाँ, हाल ही में राजस्थान के 12 जिले में जो शहरिया जनजाति है उसमें 100 से अधिक बच्चों के कुपोषित होने के मामले सामने आए थे, इसलिए न्यूज़ में थी। ठीक है, जो हमारी सहरिया है उन पीवीटीजीएस में से एक है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में निवास करते हैं। सहरिया लोग गांव से अलग बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, जिन्हें सहराना यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, हटाते हैं इसको। अंडमान निकोबार की जनजातियाँ, इसमें क्या है देखो, सोमपेन जनजाति हमारी क्या है, सोमपेन जनजाति हमारी जो है इसने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला था। ठीक है, सोमपेन, और मैंने ऊपर आपको और बताया था जनजाति, वो भी इन दोनों ने क्या लोकसभा चुनाव में वोट डाला, और जो मैंने जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएं वो ये 4 तो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, 2, एक तो लोकसभा में वोट डाल रही है, एक मैंने ऊपर पहले बोला था आपको, 2 हो गई, और 2 हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोली वो 4 जनजातियों को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे वहाँ पे नेशनल पार्क न्यूज़ में था और कुछ और भी ऊपर मैंने बताया था, वो भी सब न्यूज़ में है। ठीक है, तो देखो ये सोमपेन जनजाति है, ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति है। ठीक है, ये जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में यहाँ पर क्या निवास करती हैं। ये जनजाति मंगोलाइट जो हमारे जनजाति समूह से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोमपेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है। वे शिकारी और खास संग्राहक हैं। वे जंगली सुअर, अजगर, मॉनिटर छिपकली, मगरमच्छ आदि का शिकार करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पूरी जनजाति। ठीक है, सोमपेन याद रखना है। तो ये सब जितनी जनजातियाँ थी ये हमारी कवर हो गई यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला हमारा टॉपिक है 7 नंबर। देखो जो 7 नंबर टॉपिक है इसका मैं 7 नंबर टॉपिक काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये मैं इसको कराऊंगा अभी, कुछ मैं थोड़ा इसके पॉइंट करा दे रहा हूँ, बाकी जो बचेगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में 7 नंबर पूरा जो रहेगा पार्ट 4 रहेगा, पूरा पार्ट 4 में आपको खत्म कर दूंगा वो, ठीक है। पार्ट 4 में पूरी कल्चर खत्म हो जाएगी, राइट। तो जितना भी यहाँ से टॉपिक हो रहे हैं 7 नंबर के वो मैं आपको थोड़े से करा देता हूँ। जैसे कि तीर्थयात्री कॉरिडोर परियोजना, ये क्या है इसको देखते हैं। भारत के तीर्थयात्री गलियारा परियोजना, ये करतारपुर गलियारा, ठीक है, बांकी बिहारी जो हमारा गलियारा, मथुरा और महाकाल गलियारा, तो ये सब जितने गलियारे यहाँ पर इसमें दिखाए गए कि प्रमुख तीर्थयात्री जो गलियारे हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। ये नहीं देखना है, जैसे आपको न्यूज़ में देखना क्या क्या था। देखो यहाँ पर विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर एक दूसरे से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर यहाँ पर विकसित किया गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमारा ये 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, श्री काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर जाना जाता है ये, ठीक है। यहाँ से कुछ आपसे नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं, आगे है, देखो यहाँ से इतना कुछ नहीं, इसको देखते हैं विष्णुपद के बारे में। स्थान जो मंदिर है बिहार के गया फाल्गु नदी के तट पर स्थित है ना। यहाँ से बोलेगा जो विष्णुपद मंदिर है ये किस नदी के तट पर है ना। फाल्गु नदी, कुछ और नदी दे देगा तो ये बताना है आपको। देवता कौन से प्रमुख, यहाँ पर मंदिर में भगवान विष्णु को समर्पित है। मैंने और भी मंदिर बताए थे पहले कि कौन, मैंने बोला था आपसे कि शिव मंदिर जो विष्णु मंदिर जो है विष्णु देवता हैं, तो उन सबके जितने भी देवता हैं उन सबके बारे में जो से मंदिर आ रहे हैं वो एक बार लिख लेने साइड में, और क्या उनकी विशेषता। शिव मंदिर जैसे यहाँ पर, जैसे विष्णु मंदिर यहाँ पर आया, ठीक है। तो विष्णु मंदिर में आपको पहले भी बता चुका था कल्चर में, तो वो विष्णु मंदिर लिख के कहाँ पर है, क्या इसकी विशेषता है, इस नदी के तट पर ही है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर कवर कर लेना है, ऐसे तो अच्छे से आपको याद होगा, राइट। मंदिर परिसर में बेसाल्ट पत्थर पर भगवान विष्णु के पदचिन्ह बने हुए जिन्हें धर्मशिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखना है। विष्णु मंदिर, विष्णुपद मंदिर, ये पदचिन्ह के प्रतीक यहाँ पर क्या क्या पदचिन्ह के प्रतीक है, शंख है ना, पहिया, चक्र, गदा, कमल है ना, यहाँ पर दे रखे हैं। और इस पवित्र स्थल का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। ऐसी मानता है कि इस जगह भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के लिए पिंडदान किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी देखो न्यूज़ में भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो याद रखना है आपको, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जीर्णोद्धार का तो वर्तमान संरचना में जीर्णोद्धार का 1787 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने करवाया था इसका जीर्णोद्धार, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है। महाबोधि परिसर, इसको देखते हैं। अवस्थिति हमारी क्या है इसकी, बोध गया बिहार। वैश्विक मान्यता क्या है महाबोधि मंदिर की, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है ये, राइट। 3री शताब्दी से पूर्व में सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी से पूर्व। गुप्त काल के अंत में 5वीं से 6ठी शताब्दी में ये ईंट से निर्मित सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है। याद रखना है ये सबसे पुराने जो बौद्ध मंदिर 5वीं 6ठी शताब्दी में ईंट से बने निर्मित में, वो यहाँ पर उसमें से एक माना जाता है, ठीक है। देखो एक हमारा जो भीतर गांव का जो मंदिर है वो भी ईंट से बना गुप्त काल का सबसे पुराना मंदिर है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। ये मंदिर भारत की क्लासिकल स्थापत्य शैली में निर्मित है, ठीक है। किसमें निर्मित है, क्लासिकल जो हमारी स्थापत्य शैली उसमें निर्मित है। मंदिर का शिखर टावर घुमावदार, इसके शीर्ष में आमलक पर कलश है। इस मंदिर का निर्माण न तो पूर्ण रूप से नागर शैली में हुआ है और ना ही इसका द्रविड़ शैली में हुआ है, ये भी याद रखना है। आपसे बोलेगा इस मंदिर का जो निर्माण है वह नागर शैली में हुआ है, याद रखना है, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। नागर शैली में नहीं, ना ही द्रविड़ शैली में। वास्तव में ये नागर शैली में निर्मित मंदिर की ऊपर की ओर सकरा है, और लेकिन द्रविड़ शैली की तरह जो बिना मुड़े पिरामिड नुमा यहाँ पर ऊपर उठता है। तो दोनों टाइप में यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, क्यों ये यहाँ पर जो शैली वो यहाँ पर प्रयोग नहीं की गई है। मंदिर में 2 प्रवेश गेट हैं, एक पूर्व की तरफ और दूसरा उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। इसे हनेस्कल और गीश डिजाइन से सुसज्जित यहाँ पर मोल्डिंग सहित निचला तहखाना था, उसके में यहाँ पर जो बुद्ध की छवि थी उसके लिए यहाँ पर जो श्रृंखला थी वो बताया गया। तो ये 2 पॉइंट ये जो हमारा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो गेट है हमारा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वज्रासन क्या है, हीरे का सिंहासन, ये पालिशदार बलुआ पत्थर के निर्माण का जो किया गया था। यहाँ भगवान बुद्ध ने बैठकर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया था अपना, राइट। इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने उस स्थल पर बनवाया जहाँ भगवान बुद्ध ने बैठकर ध्यान किया था, ठीक है। वज्रासन हमारा हीरे का सिंहासन किसने बनवाया था, अशोक ने, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है वो चीज़ ऊपर से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि आप ये सब स्टैटिक में कवर कर लोगे। स्टैटिक में आपका वो जो रहेगा वो कवर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये सब नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, देखो संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए शुरू की गई कुछ पहल थी। एक तो प्रसाद, हृदय, स्वदेश दर्शन, अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0, पर्वतमाला परियोजना, काशी तमिल परियोजना जो संगम है ये, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी जो कल्चर है इसके लिए, विरासत के लिए, कुछ संरक्षण के लिए शुरू की कुछ पहल थी, राइट। ये देखना है आपको ये।
अगला यहाँ से है श्री करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, इसको देखते हैं। ये डेरा बाबा नानक श्री करतारपुर साहिब तीर्थ यात्रा के बारे में देखते हैं, इसको क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो करतारपुर गांव जो है हमारा, ये रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, है ना। तो करतारपुर हमारा गांव है, आपसे पूछेगा ये रावी नदी के उत्तर साइड में स्थित है, ये रावी नदी के पूर्व साइड में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा जो है पश्चिम साइड में स्थित है। गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक रावी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। जो गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक है, ये रावी नदी के पूर्वी तट में, और जो करतारपुर गाँव है वो हम पश्चिमी तट पर। आपसे क्वेश्चन बोलेगा जो हमारा करतारपुर गाँव है पश्चिमी तट पर, उसी तट पर हमारा जो गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक का जो पूर्वी ये है नानक, वहाँ पर ये बनाया गया, ठीक है। तो क्या जस्ट अपोजिट है इसके, ये पश्चिम में और ये आपका पूर्वी तट में है, ठीक है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के समझौते के बारे में ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है, इसको हटाते हैं, 2 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट थे यहाँ से और देखते हैं। ये भारत के पंजाब के गुरदासपुर जिले के ऐतिहासिक शहर डेरा जो हमारा बाबा नानक जो शहर था, भारत के पाकिस्तान की सीमा से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट 2 हो गए यहाँ से। तीसरा पॉइंट यहाँ से देखते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखो जो गुरुद्वारा था दरबार साहिब, जो करतारपुर जाने वाले सभी यात्रियों को उसी दिन भारत वापस लौटना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो क्या है, आप सभी तीर्थयात्री को उसी दिन आपको भारत रिटर्न होगा, वापस होना पड़ेगा। पाकिस्तान प्रत्येक तीर्थयात्री से प्रत्येक यात्रा के लिए $20 यहाँ पर वसूलता है। एक अगर यात्री जाएगा प्रत्येक यात्री से $20 वसूलेगा, लगभग अभी जो मान सकते हैं 90 रुपये कुछ डॉलर है, ठीक है। तो 90 रुपये डॉलर है, तो $20 के हिसाब से आपसे वो $1 इतना रुपये लेगा, 9 दूनी 1800 रुपये वो वसूलेगा आपसे, ठीक है, एक लोगों से। इस समझौते के तहत इस गलियारे से यात्रा करने वाले तीर्थयात्री की आस्था पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। इनके कुछ यहाँ पर तीर्थ स्थल क्या क्या है वो देख सकते हो अभी। आगे देखते हैं, बस उतना इंपॉर्टेंट था और कुछ यहाँ पर खास नहीं है, ठीक है। अगला है कस्तूरी कॉटन भारत। ये देखो क्या वस्त्र मंत्रालय भारत की कपास उठाई के लिए यहाँ पर जो कस्तूरी कॉटन है उसकी ब्रांड जो है कपास के उत्पादन करने का यहाँ पर अधिकार दिया है, राइट। ये क्या है, ये प्रीमियम गुणवत्ता वाली कपास है जो 100% हमारी ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, उसके प्रमाणित से होते, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में कस्तूरी कॉटन भारत की ट्रेसेबिलिटी के लिए एक ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का यहाँ पर उपयोग करता है, ठीक है। कस्तूरी कॉटन के बारे में देखते हैं ये क्या है। क्या देखो, ये वस्त्र मंत्रालय है ना, उसके तहत भारतीय कपास निगम व्यापारिक जो निकाय है उसके तहत पर एक संयुक्त पहल है, ठीक है। आपसे बोलेगा जो कस्तूरी कॉटन है ये हमारी वस्त्र मंत्रालय के तहत एक हमारा संयुक्त मतलब वस्त्र मंत्रालय के तहत यहाँ पर चालू की गई पहल है, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, वस्त्र मंत्रालय और साथ में ही भारतीय कपास निगम के साथ यहाँ पर संयुक्त रूप से कर रहे हैं दोनों, ठीक है। उद्देश्य क्या है, भारतीय कपास की ब्रांडिंग जो हमारे ट्रेसेबिलिटी के प्रमाण को पूरी तरह से जिम्मेदारी लेकर स्व विनिमय के सिद्धांत पर काम करना, ताकि इसकी जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ाया जा सके और कॉटन का इकोसिस्टम यहाँ पर बनाया जा सके, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अगला, इसकी कार्यान्वयन हमारी जो एजेंसी होगी वो क्या होगी, सूती वस्त्र निर्यात संबंधित जो परिषद होगी वो यहाँ पर होगी। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इतना, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है इससे, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इतना आपको कवर करना, बाकी पूरे टॉपिक को छोड़कर ये आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट परी क्या है। देखो, यूनेस्को की जो संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं धरोहर समिति की बैठक के लिए यहाँ पर परी जो है परियोजना शुरू की। एक आयोजन कहाँ पर हुआ था, इसका दिल्ली में हुआ है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। इसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा यहाँ पर जो इसका कार्यान्वयन है वो किया जा रहा है, ठीक है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत यहाँ पर एक स्वायत्त संस्था है। उद्देश्य क्या है, शहरी परिदृश्य को लोक प्रतिष्ठान के माध्यम से कला के लोकतांत्रिकरण उसको बढ़ावा देना और लोकतांत्रिकरण ऐसे परिदृश्य को सुगम दीर्घाएँ उसको बदल देना जो हमारे देश भर में 150 से अधिक दृश्य कला है उसके दिल्ली के पेंटिंग भित्ति चिन्ह। देखो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको हटाते हैं, प्रोजेक्ट परी एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, ठीक है। पर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर इसका कार्यान्वयन वो किया जा रहा है, अभी यहाँ पर चालू नहीं हुआ है, तो इस वजह से पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा पर्यटन दीदी पहल और पर्यटन मित्र पहल, आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करूँगा अपना पार्ट नंबर 4 जो लास्ट रहेगा हमारा कल्चर का, वहाँ से इसको कवर कर देंगे, ठीक है। बाकी आपका कल्चर का जितना रहेगा पूरा खत्म कर देंगे पार्ट 4 में ही, राइट। जितना आज मैंने कराया वो आप स्टैटिक जाकर भी इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।